ओके, सो कंटिन्यूइंग विद अवर नेक्स्ट लेक्चर। इस क्वेश्चन में हमें मोनोनाइट्रेशन करनी है। ओके, तो जब भी आपके पास दो बेंजीन रिंग दिए होते हैं, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो जिस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज उसी पे अटैक करना चाहेगा। ठीक है, तो सेकंड वाले केस में लेफ्ट वाली बेंजीन पे कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा, कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा। ठीक है, तो नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। पर राइट वाली जो बेंजीन है इस पे एक OH लगा हुआ है। OH ग्रुप मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू डोनेट करता है, तो इट इज अ +M ग्रुप और -I। पर मेसोमेरिक और -I में मेसोमेरिक इसका ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो ओवरऑल इट इज अ गुड और इट इज अ स्ट्रांग डोनेटिंग ग्रुप। ओके, अब जब OH इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा मेसोमेरिक के थ्रू, तो हमें याद है कि डेंसिटी कहां जाती है, ऑर्थो पे नेगेटिव आता है, इस ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा। ठीक है, तो ये तीन पोजीशंस हैं जहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। ओके, तो अगर हम इसके प्रोडक्ट बनाएंगे तो दैट विल बी एक हो जाएगा जिसमें इस पोजीशन पे अटैक हो गया, प्लस दूसरी बार इस ऑर्थो पे अटैक हो गया, और तीसरी बार इस पैरा पोजीशन पे। ठीक है, इन तीनों में ये वाला होगा माइनर। ये माइनर क्यों होगा? क्योंकि जहां पर नाइट्रो लगा है वो पोजीशन ठीक है, वहां नेगेटिव चार्ज था, पर इसके लेफ्ट वाली पोजीशन पे भी एक बड़ा ग्रुप लगा बेंजीन, राइट वाली पे OH, तो दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। ओके, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहां पर ये बड़ा स्टेबल नहीं रहेगा। ये वाला जो है ये ठीक है, नाइट्रो के एक तरफ OH है, दूसरी तरफ कोई नहीं है। ओके, और ये पैरा वाला भी ठीक है, एक तरफ बड़ा बल्कि फिनाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ कोई नहीं है। तो इन सब में जो मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए वो ये होना चाहिए, क्योंकि OH और नाइट्रो के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग भी हो जाएगी, यहां वाला H और यहां नाइट्रो वाला O। ठीक है, तो ये मेजर होगा और ये सबसे कम होगा, ये फिर भी ठीक ठीक अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ओके, तीसरा देखते हैं। यहां पर जो लेफ्ट वाला रिंग है इस पे एक स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो अटैक किस पे होना चाहिए? राइट वाले पे। ठीक है, अब राइट वाले पे कहां अटैक करेंगे? इमेजिन अगर आप यहां अटैक करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहां जनरेट होगा, यहां जनरेट होगा और यहां पे जनरेट होगा। यहां जनरेट होगा तो वो आगे जाएगा रेजोनेंस में। ठीक है, और अगर आप मेटा पे अटैक करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज दूसरी बेंजीन के साथ रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? अटैक कहां पे होगा? द अटैक विल टेक प्लेस एट, एक बार हम यहां लगा लेते हैं ऑर्थो पोजीशन पे, और दूसरी बार इसके पैरा पे, मतलब इस पोजीशन के पैरा पे, क्योंकि यहां अगर नाइट्रो लगाया तो ये दो ऑर्थो और ये पैरा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले केस में देखो, डी में यहां पर क्या है? यहां पर लेफ्ट वाले ग्रुप पे कोई विड्रॉइंग डोनेटिंग नहीं है, राइट वाले पे COCH3। नाउ दिस इज अ -M -I ग्रुप, मतलब दोनों इफेक्ट से ये विड्रॉ कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला जो रिंग होगा इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और लेफ्ट वाले पे कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी, तो नाइट्रो का अटैक होना चाहिए लेफ्ट वाले रिंग पे। अब लेफ्ट वाले रिंग में अटैक किस पोजीशन पे होगा? ठीक है, तो देखो अटैक मेनली
इस रिंग पे करना है आपने। तो ये पूरे ग्रुप को हम जी ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। इस पूरे को अगर आप ऑर्थो या पैरा पे अटैक करो तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा तो इस बेंजीन के साथ एटलीस्ट थोड़ी सी डिलोकलाइजेशन तो करेगा, ठीक है। तो एक बार अटैक होना चाहिए ऑर्थो पे, यहां पर कर लो चाहे यहां पे कर लो चाहे, और एक बार पैरा पे, ठीक है। तो एक बार आपका ये वाला प्रोडक्ट बन गया प्लस इसका पैरा आइसोमर। ओके, नाउ ई वाले केस में इस तरह की क्वेश्चन में थोड़ा और कंफ्यूजन बच्चों को ज्यादा रहता है। इसमें देखो क्या है, हम यहाँ टोटली मेसोमेरिक इफेक्ट यूज कर रहे हैं जो हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेफ्ट वाली जो बेंजीन है इसके साथ जो ग्रुप कनेक्टेड है वो है OCOR, इस पूरे को R ले लो। तो इट इज लाइक कि बेंजीन के साथ क्या लगा है OCOR। OCOR इज अ वीक प्लस एम ग्रुप, बहुत वीक तो नहीं पर स्टिल ठीक है, प्लस है तो प्लस एम ना, ठीक है। तो ये लेफ्ट वाली बेंजीन है। राइट वाली बेंजीन को अगर हम देखेंगे तो राइट वाली के साथ जो कनेक्शन है वो COO आगे पूरा R। तो राइट वाली बेंजीन के साथ COR लगा हुआ है, और COR कैसा ग्रुप होता है, इट इज अ -M ग्रुप। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली जो बेंजीन है इस पे लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और इस वाली बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो बस ये देखना कि पहले O कनेक्टेड था या CO कनेक्टेड था। तो OCOR इज अ वीक प्लस M, COOR इज अ -M। तो इसका मतलब जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी नाइट्रो वहां पे अटैक करेगा। अब उसमें भी ये है ग्रुप लगा हुआ OCOR। जब ये प्लस M है तो प्लस M का जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कहां जाएगा, इसके ऑर्थो और इसके पैरा पे। तो मतलब इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो क्या हुआ, एक तो ये ऑक्यूपाइड है, ये वाला हो गया एक ऑर्थो, और ये वाला हो गया पैरा, ठीक है। तो एक बार नाइट्रो यहां लगा देना, एक बार नाइट्रो यहां लगा देना है, ठीक है। दोज टू विल बी द प्रोडक्ट्स। अब F वाले केस में क्या है, यहां पे जो मिडल वाली बेंजीन है, ठीक है, इसके लेफ्ट में भी बेंजीन राइट में भी बेंजीन। तो अगर मान लो हमने नाइट्रो को यहां लगाया, ओके, तो पॉजिटिव चार्ज कहां जनरेट होंगे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स के यहां जनरेट होगा, यहां जनरेट होगा और यहां होगा, ठीक है ना। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पूरी बेंजीन पे जाएगा कॉन्जुगेशन के लिए, रेजोनेंस करेगा इसके साथ, ठीक है। और सिमिलरली दूसरी पोजीशन पे अगर हम इसको यहां पे लगाते तब भी वही होता, यहां पॉजिटिव आता, एक बार यहां पॉजिटिव आता, एक बार यहां पॉजिटिव आता। तो एक बेंजीन में तो कम से कम रेजोनेंस हो रही है, ओके, इतना क्लियर है। तो इसके साथ जो दोनों तरफ बेंजीन रिंग लगे हैं ये दोनों ही एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, क्योंकि बेंजीन कोई विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं शो करेगा ज्यादा, ठीक है। ये वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो दोनों तरफ वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हैं, तो ये बेटर है। अगर आप कॉर्नर वाले या तो लेफ्ट वाली या राइट वाली बेंजीन पे नाइट्रो अटैच करवाते तो उसके साथ एक ही तरफ को बेंजीन रिंग लगा होता, तो कॉन्जुगेशन उतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, बाकी प्रोडक्ट भी बनेंगे पर दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। एंड जी वाले में जो लेफ्ट वाला बेंजीन है उसके साथ कनेक्टेड है NHCOR, और NHCOR इज अ वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, आप बोलते हो मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये वाला बेंजीन रिंग जो है दिस इज एक्टिवेटेड। राइट वाला जो बेंजीन उससे लगा CONHR, CONHR इज अ -M ग्रुप। तो ये वाला बेंजीन इज डीएक्टिवेटेड। तो नाइट्रो कहां अटैक करेगा, जो एक्टिवेटेड है। अब क्योंकि ये +M ग्रुप है NHCOR, तो ये कहां भेजेगा, ये ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो एक बार अटैक हो जाएगा ऑर्थो पे, एक बार हो जाएगा पैरा पे, ठीक है। तो इन दो पोजीशन पे नाइट्रो लगाओगे, दीज विल बी योर
फाइनल नाइट्रो प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी आगे हमने कुछ एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स फिर से पढ़ना है, थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है। पर ये क्योंकि हम नाइट्रो से रिलेटेड थ्योरी वाला पार्ट कर रहे थे, ठीक है, दैट इज व्हाई वी डिस्कस्ड दिस। तो इट इज पॉसिबल कि आपको इसका कुछ पार्ट समझ नहीं आया होगा, पर बाय द टाइम वी फिनिश दिस पर्टिकुलर चैप्टर यू विल बी इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। देखो इसका रिएजेंट क्या होता है जनरली, ठीक है, जनरल रिएजेंट इसका RX विद AlCl3। तो AlCl3 का काम यहां पर क्या है, एज ए लुईस एसिड काम करना, मतलब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। और जरूरी नहीं कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में सिर्फ RX ही यूज होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। तो जनरल पार्ट क्या था, RX को तोड़ दो, ठीक है, यहां पर H था, ये H और ये X अलग हो गए और R यहां लग गया, तो अल्काइल ग्रुप अटैच कर रहे हैं बेंजीन रिंग पे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड इट इज बेस्ड ऑन द कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। कैसे, देखो RX है, तो लेट अस से दिस इज CH3CH2Cl प्लस AlCl3, तो क्लोरीन के पास वही जो 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, एक लोन पेयर ये लुईस एसिड को देगा उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो CH3CH2Cl AlCl3, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन पे पॉजिटिव, ये बन गया कॉम्प्लेक्स। और मान लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स आगे टूट गया, तो क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज था इसलिए इसने ये वाला बॉन्ड तोड़ के अपने पास रख लिया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये जब तोड़ लेगा तो जनरेट हुआ हमारे पास CH3CH2 पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। दिस इज अवर कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन अटैक करता है बेंजीन रिंग पे, ओके। तो CH2CH3 पॉजिटिव, डबल बॉन्ड यहां अटैक करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। दिस इज द स्लो स्टेप। यहां पॉजिटिव चार्ज, दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और इसके बाद फाइनली जो AlCl4 नेगेटिव था उसने यहां से ये H निकाल दिया, ये बॉन्ड यहां पर आ गया, ठीक है। तो आप ये रख लो कि AlCl4 नेगेटिव इस H को निकाल लेगा, ये वाला बॉन्ड वापस, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो उतना सिंपल है, RX का बस R उठा के बेंजीन पे लगा देना है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी क्या होती है कि अगर हमारे पास रिएक्शन जैसे मैंने आपको दिया CH3CH2CH2Cl AlCl3, तो हम क्या करेंगे, Cl हटाएंगे और बाकी की चेन जो है 3 कार्बन की अटैच कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कि हाँ ये डायरेक्टली बनना चाहिए, पर ये नहीं बनता, या ये माइनर अमाउंट में बनता है। अब इसका रीजन क्या है कि क्योंकि ये एक कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है, तो कार्बोकैटायन रीअरेंज भी तो होते हैं, तो ये जो कार्बोकैटायन बनेगा इट्स 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ओके। तो बगल वाले कार्बन से लेफ्ट वाले जो एडजेसेंट कार्बन है वहां से एक हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा H नेगेटिव की फॉर्म में, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो हाइड्राइड शिफ्ट से ये बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन करता है बेंजीन पे अटैक, और फाइनली ये इस तरह का स्ट्रक्चर लगा, तो क्या बना ये, दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसका कॉमन नेम है क्यूमीन।
तो ये प्रॉब्लम है, जब आप लॉन्ग चेन अल्काइल हैलाइड लेते हो तो ऐसा नहीं है कि आपने हैलोजन पार्ट डायरेक्टली हटा के पूरी की पूरी अल्काइल चेन को डायरेक्टली लगा दिया। तो दिस इज द लिमिटेशन, क्योंकि एक्सपेक्ट हम कुछ और करते थे, मिला हमें कुछ और। तो कार्बोकेटाइन बनेगा, वो रीअरेंज करेगा और वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकता है, और वो बनाता है। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन है, ये आपको पता होना चाहिए कि कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपने इसका कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म लिया और डायरेक्टली उसको जो हेलोजन था वो हटा के लगा दिया। ठीक है, नाउ यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड नोट इट डाउन। ठीक है, इतना पार्ट हो गया, डन। अब देखते हैं कि नेक्स्ट इसके फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो दिस इज नॉट, द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन इज नॉट लिमिटेड टू द यूज ऑफ अल्काइल हैलाइड, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, और AlCl3 अदर पेयर्स ऑफ रिएजेंट्स दैट फॉर्म कार्बोकेटाइंस मे ऑल्सो बी यूज। हमें मतलब है कार्बोकेटाइन जनरेट करने से। ठीक है, जब आपके पास RX था तो AlCl3 यूज करके कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया, पर जरूरी तो नहीं है ना आपके पास RX ही हो। ठीक है, लेट अस से हमारे पास ये एल्कीन है, एल्कीन से कार्बोकेटाइन कैसे जनरेट होता है? उसके क्रॉस H पॉजिटिव ऐड करने से। ठीक है, जैसे कि ये जो एल्कीन थी CH2 डबल बॉन्ड CH3, अगर इसके क्रॉस हम H पॉजिटिव ऐड करें तो ये एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन देगा। ठीक है, आगे कार्बोकेटाइन, अब ये कार्बोकेटाइन अटैक करेगा बेंजीन पे। ओके, तो HF का रोल यहां पर क्या था? एक एसिड की तरह काम करना। तो वो एसिड H पॉजिटिव देगा, वो H पॉजिटिव एल्कीन पे अटैक करके बनाएगा कार्बोकेटाइन, और वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बेंजीन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो हम इसको यहां लिखते हैं, इस एल्कीन ने H पॉजिटिव गेन करके बनाया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ओके, सिमिलरली यहां पर ये वाली जो एल्कीन है, ये अगर H पॉजिटिव गेन करेगी तो क्या बनेगा? इसमें तो कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज लगा दो, सारी पोजीशन सेम है। तो ये भी एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जब बेंजीन के साथ अटैच होगा तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। ओके, फिर अल्कोहल भी ले सकते हो आप। अल्कोहल को क्या करना होता है? BF3 की प्रेजेंस में इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और OH निकल जाएगा। ठीक है, तो बस पॉइंट याद ये रखना है कि अल्कोहल हो तो BF3 की प्रेजेंस में ये OH इस BF3 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये OH और वो BF3 निकल जाता है, मतलब ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, तो दिस प्लस BF3 जो फाइनली कार्बोकेटाइन जनरेट करेंगे वो होगा ये, और ये फिर से बेंजीन पे अटैक करेगा तो यही स्ट्रक्चर आएगा। ओके, तो हम अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं BF3 की प्रेजेंस में, एल्कीन यूज कर सकते हैं HF की प्रेजेंस में। ठीक है, तो दीज आर ऑल्सो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशंस। ठीक है, नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, नोट कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज दीज 3 सिंपल क्वेश्चंस, तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट इज AlCl3, तो क्या किया? पहले आपने Cl निकाला बाहर। ओके, Cl बाहर निकाल दिया, ये आया कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन एक और स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा, तो ये वाला जो कार्बन था इससे हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ठीक है, इस वाले कार्बन से H यहां चला जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू, और ये बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जब बेंजीन पे अटैक करेगा तो दिस विल बिकम
टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। ओके, सेकंड केस में Cl को निकाला पहले बाहर, ये आया कार्बोकेटायन, फिर यहां से मिथाइड शिफ्ट हुआ, ठीक है, मिथाइड शिफ्ट के बाद बना CH3C CH3, यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकेटायन, तो ये जब अटैक करेगा बेंजीन पे दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। फिर अल्कोहल था और कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 एसिड है, वो H पॉजिटिव देगा, H पॉजिटिव इसकी ऑक्सीजन के ऊपर मतलब अटैक करेगा और ये बनेगा CH3CH2। अब OH2 हो गया, एक और ऑक्सीजन गेन कर ली और पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसने अपना लोन पेयर डोनेट किया, ठीक है। फिर ये H2O निकल जाता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके और पीछे बचेगा CH3CH2 पॉजिटिव। और ये जब कार्बोकेटायन अटैक करेगा बेंजीन पे तो प्रोडक्ट भी ये बनेगा, ठीक है। तो ये थे 3 प्रॉब्लम प्रैक्टिस इसके ऊपर। अब नेक्स्ट इज द लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। देखो, पहली लिमिटेशन हमने पढ़ ली कि जो कार्बोकेटायन बनते हैं वो रीअरेंज करके डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं फ्रॉम व्हाट वी एक्सपेक्टेड। ओके, पहली लिमिटेशन आ गई है। सेकेंड, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस गिव पुअर यील्ड व्हेन पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द एरोमेटिक रिंग। कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बहुत कम होता है, मतलब प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा, ठीक है। अब पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2, NR3 पॉजिटिव, COH, COR, CF3, SO3H, ये तो हो गए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां तक। पर NH2, NHR और NR2 ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, तो इनके साथ भी पुअर यील्ड क्यों आती है? उसका रीजन क्या है? NH2, NR2 या NHR में नाइट्रोजन के पास है एक लोन पेयर और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम जनरली एक लुईस एसिड यूज करते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होने से क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा एक लुईस बेस, तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा जिससे बन जाएगा सॉल्ट। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर एल्यूमिनियम के साथ शेयर करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो ये बन जाएगा NH2 पॉजिटिव AlCl3। अब नाइट्रोजन के ऊपर आ गया ना पॉजिटिव चार्ज, तो अब ये जो ग्रुप बना इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसलिए ये दोबारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप लगे हों तब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन गिव पुअर यील्ड, तो ये सेकेंड लिमिटेशन हो गई। ओके, तो फर्स्ट यू नोट डाउन। नाउ थर्ड वन कि अराइल एंड विनाइल हैलाइड्स कैनॉट बी यूज्ड एज RX। क्या होता है? जैसे कि मान लो हमने बेंजीन के साथ क्लोरोबेंजीन को ले लिया और आप सोचोगे कि चलो क्लोरो हटाओ बाहर और दोनों बेंजीन को अटैच कर दो, बाइफिनाइल बना दो। वैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप अराइल हैलाइड लेते हो, अगर आप X को निकालेंगे भी बाहर तो जो कार्बोकेटायन बनेगा दैट विल बी फिनाइल कार्बोकेटायन, जो कि काफी अनस्टेबल होता है। तो इतना अनस्टेबल कार्बोकेटायन जनरली नहीं बनेगा या बनना प्रेफर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात हुआ कि अराइल हैलाइड्स को यूज नहीं कर सकते। विनाइल के साथ भी यही दिक्कत है, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर X लगा है, X बाहर अगर जाएगा तो ये बन जाएगा विनाइल कार्बोकेटायन। ये भी काफी अनस्टेबल है, तो ये भी जनरली बनना प्रेफर नहीं करता। तो विनाइल और अराइल हैलाइड्स को यहां पर हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म कार्बोकेटायंस रेडिली। देन लास्ट इज द पॉलीअल्काइलेशंस अकर, जैसे कि एक बार
CH3Cl AlCl3 से ट्रीट किया, ये बना देगा मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन पे एक और, अब ये वाला जो कंपाउंड है इस पे अटैक हो जाएगा CH3Cl का, ठीक है, तो इसके ऊपर एक और मिथाइलेशन हो जाएगी, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, तो मतलब पॉलीअल्काइलेशन जो आपका पहला प्रोडक्ट बना उस पे फिर से अटैक होके उसी पे दोबारा से अल्काइलेशन हो सकती है। तो ये है कि पॉलीअल्काइलेशन ऑफन अकर, पर ये पॉलीअल्काइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन जो कि नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसमें नहीं होती, ठीक है, तो वो इससे कंपैरेटिवली बेटर रिएक्शन है। ओके, तो नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट दीज 2 पॉइंट्स। अब नेक्स्ट इज लुईस एसिड एक्टिविटी ऑर्डर फॉर द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ AlCl3 या BF3 या AlBr3 ही यूज कर सकते हो, ये सारे लुईस एसिड्स आप यूज कर सकते हो और इनकी एक्टिविटी का ये ऑर्डर है, सबसे अच्छा AlCl3 और सबसे पुअर ZnCl2, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के लिए। एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड में अब जो आप RX यूज कर रहे हो वो जितनी जल्दी टूटेगा उतनी जल्दी R पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बनेगा, तो RI बॉन्ड सबसे लंबा होता है, सबसे वीक होता है, इसीलिए आयोडाइड्स सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं, उससे स्लो ब्रोमाइड, उससे स्लो क्लोराइड, और फ्लोराइड वाला रिएक्शन हम जनरली यहां पर नहीं करते, ठीक है, तो नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट इज द फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन जैसे कि हमने बात की, व्हाट इज असाइल ग्रुप, RC⋯O, दिस इज असाइल ग्रुप। तो असाइल ग्रुप को बेंजीन पे अटैच करने को बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो यहां पे जैसे अल्काइलेशन में आप डायरेक्टली RCl या RX लेते थे या RCOCl लोगे, सेम चीज। अब यहां पर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, तो कोई रीअरेंजमेंट वाली टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। Cl हटाया और ये जो बाकी का पार्ट था ये डायरेक्टली अटैच कर दिया, तो बेंजीन पे जो H था ये H और ये Cl बाहर निकल गए और ये C⋯OR असाइल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन पे अटैच हो गया। ओके, नाउ अनलेस द एरोमेटिक कंपाउंड इज हाईली रिएक्टिव वी नीड टू ऐड सम लुईस एसिड। तो अगर जैसे बेंजीन अपने आप में बहुत रिएक्टिव नहीं है, वो बहुत स्टेबल है, इसलिए हमें AlCl3 यूज करना पड़ता है टू जनरेट अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल। अगर बेंजीन पे कोई स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हों जो उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा दें, तो हमें AlCl3 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट फ्यू रिएक्शंस। अब सेकंड यहां पर एग्जांपल है कि सिर्फ RCOX से ही ये रिएक्शन नहीं होता, आप एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, ठीक है, जैसे एनहाइड्राइड कैसे बनता है, देखो CH3COO, उधर क्या CH3CO, ठीक है, अगर हम एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लें, ठीक है, एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल और उनसे एक वाटर निकाल दें, तो बनता है ये एसिटिक एनहाइड्राइड। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ओके, इस केस में हमने दोनों सेम लिए हैं। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने पे बनता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड अगर क्योंकि ये वाला सिमेट्रिकल है, O के साथ लगा हो, चाहे ये बॉन्ड तोड़ो चाहे ये तोड़ो, ये तोड़ दिया, अब ये जो लेफ्ट में बचा दिस इज द असाइल ग्रुप, इस असाइल को यहां लगा दो और यहां का ये जो H था, H इस O के साथ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3COOH, ठीक है, और यहां आ गया असाइल। तो RCOX से भी कर सकते हो और एनहाइड्राइड को यूज करके भी कर सकते हो, ठीक है, नाउ नोट इट डाउन। अब इसी का जनरल और एग्जांपल ले सकते हैं,
अब जैसे CH3 CH2 COCl AlCl3, तो Cl को साइड किया और डायरेक्टली यहां पे C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ये बन गया। ठीक है, अब यहां पर जो कीटो ग्रुप है, मान लो आपको क्या चाहिए था, आपको सिंपल अल्काइल ग्रुप चाहिए था, मतलब कीटो नहीं चाहिए था, तो इसकी आप क्लीमेंशन या वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन कर दो। ठीक है, क्लीमेंशन और वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन दोनों क्या करते हैं, कीटो ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हो गया ये CH2 CH2 CH3। अब ये चीज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से बनाना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि ये जो 3 कार्बन का कार्बोकेटाइन बनता वो रीअरेंज करके आइसोप्रोपाइल ग्रुप में आ जाता। ठीक है, पर यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं था, कोई कार्बोकेटाइन नहीं था। तो जो चीजें हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से नहीं बना सकते वो असाइलेशन से बना सकते हैं। तो पहले असाइलेशन की, फिर क्लीमेंशन या वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन कर दी एंड यू गेट द फाइनल प्रोडक्ट एज अल्काइल बेंजीन। तो दिस इज अवर एन प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट इज कुछ और एग्जांपल्स इसके ऊपर, सो दैट वी कैन डू लेटर। अब देखते हैं हाउ डू सब्स्टिट्यूएंट्स अफेक्ट रिएक्टिविटी। ठीक है, तो देखो रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट सारा का सारा कि बेंजीन पे ऑलरेडी यहां पर एक G ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब अकेली बेंजीन नहीं है, उस पर कोई ग्रुप लगा हुआ है और इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है। तो पॉइंट इज इलेक्ट्रोफाइल कहां करे अटैक, ऑर्थो पे जाए, मेटा पे जाए या पैरा पे जाए, कहां पे जाए, ये कौन डिसाइड करता है और कैसे डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है ये जो ऑलरेडी लगा हुआ ग्रुप है G, ये G ग्रुप डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे भेजना है या मेटा पे भेजना है या पैरा पे भेजना है। कैसे? देखो, जब हमने मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था तो जैसे NH2 है, OH है, ये सारे ग्रुप क्या करते हैं, ये प्लस M ग्रुप है, ये पेयर यहां जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ। ठीक है, फिर यहां नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, फिर नेगेटिव चार्ज अगली बार घूम के पैरा पे। तो मतलब जो डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, इफ G इज अ प्लस M ग्रुप, तो उसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पे आता है नेगेटिव चार्ज, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। तो अगर इन 3 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या ऑर्थो पे या पैरा पे। तो आप बोल सकते हो ये G कैसा है, इट्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, कि ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे भेजता है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा आर इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स। अगर यही G हमारा कोई -M ग्रुप हो तो वो विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करने वाला इन्हीं 3 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करता है। तो अब अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना हो तो पॉजिटिव चीज पॉजिटिव पे थोड़ा ना अटैक करेगी, तो ऑप्शन बचती है सिर्फ मेटा पे अटैक करने की। इसीलिए इन ग्रुप को फिर बोलेंगे हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो जो ऑलरेडी ग्रुप लगा होता है वो डिसाइड करता है कि ऑर्थो पैरा पे भेजना है या मेटा पे भेजना है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो उसके अकॉर्डिंग देखें, CH3 है, इसका अगर हम रिएक्शन देखें कि कौन कौन बना और किस परसेंटेज में बना, तो जो HNO3 प्लस H2SO4 से नाइट्रेशन हुई तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बना ऑलमोस्ट 60%, मेटा वाला बहुत कम और पैरा वाला भी ठीक अमाउंट में बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि CH3 मेनली कहां भेज रहा है नाइट्रो को, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो मतलब CH3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग।
ठीक है। सेकेंडली, अब CH3 क्योंकि एक डोनेटिंग ग्रुप है तो अकेले बेंजीन, अच्छा अगर आपको कंपेयर करना हो कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी या टॉल्यूइन में, तो किस में ज्यादा होगी? ऑब्वियस बात है टॉल्यूइन में, क्योंकि ये डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। अब टॉल्यूइन और OCH3 में कंपेयर करना हो तो OCH3 में, क्योंकि ये उससे भी अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है। तो जितना डोनेटिंग ग्रुप अच्छे लगे होंगे उतने ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगी। तो उसी का एक एग्जांपल दिया है कि टॉल्यूइन में क्योंकि एक डोनेटिंग ग्रुप है तो ये नॉर्मल बेंजीन के कंपैरिजन में 25 टाइम्स फास्ट रिएक्ट करता है। मिथॉक्सी और भी ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा, ठीक है, मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। सिमिलरली NH2 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इतना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि इसकी अगर आप ब्रोमिनेशन कर रहे हो, जब आप बेंजीन की ब्रोमिनेशन करते थे तो क्या करते थे? बेंजीन प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। FeBr3 क्यों लिया? ताकि ब्रोमीन को एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाए, क्योंकि बेंजीन तो बड़ा कम रिएक्टिव है, काफी स्टेबल है, ठीक है। पर NH2 इतना अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है, ये बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ाता है। बेंजीन अब रिएक्टिव हो गया तो ब्रोमीन के साथ लुईस एसिड की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में ही अटैक कर देगा। और ये NH2 इतना एक्टिवेट कर देता है रिएक्शन को कि सिर्फ एक ही ब्रोमीन नहीं अटैक करती, तीनों पोजीशन मतलब दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक हो जाता है और ऑलमोस्ट 100% यही बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो जब आपके पास एक स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग मतलब एक स्ट्रॉन्ग प्लस M ग्रुप लगा हो तो मल्टीपल अटैक्स भी हो सकते हैं एक ही बार। तो सिर्फ मोनो ब्रोमिनेशन जैसे यहां पर नहीं हुई तो यहां पर हुई ट्राई ब्रोमिनेशन। सिमिलरली OH भी एक स्ट्रॉन्ग प्लस M ग्रुप है तो ये भी सिंपल Br2H2O की प्रेजेंस में तीनों पोजीशन पे अटैक करवा देगा, ओके। तो Br2, ये इंपॉर्टेंट था कि Br2H2O सॉल्वेंट की प्रेजेंस में है। अगर हम Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड ले लें सॉल्वेंट का बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, तो ट्राई ब्रोमिनेशन नहीं होगी, फिर एक बार ऑर्थो बनेगा और एक बार बनेगा पैरा। क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट है ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज कर रहा है, ये वाला जो सॉल्वेंट है वो नहीं कर रहा, तो सॉल्वेंट का भी डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये चीज याद कर लेना, Br2H2O के साथ हो तो ट्राई ब्रोमिनेशन हो गई फिनोल और एनिलीन में, पर कार्बन डाइसल्फाइड या कोई और ऐसा सॉल्वेंट हो जो इंटरफेयर नहीं करेगा रिएक्शन में तो सिंपल मोनो हेलोजिनेशन ही होगी, ठीक है। और अगर एक नाइट्रो हमने लगाया, नाइट्रो कैसा है? इट्स अ विड्रॉइंग ग्रुप -M, तो ये क्या करता है? ये तो डीएक्टिवेट कर रहा है रिएक्शन को। तो ये रिएक्शन दिस रिएक्ट्स एट अ रेट ओनली 10 raised to power -4 दैट इज 0.0001 टाइम्स दैट ऑफ बेंजीन। तो ये इतना ज्यादा स्लो है, ठीक है। तो विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से रिएक्शन स्लो हो जाता है, पर फिर भी नाइट्रो का क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है ना, -M है, तो इसका मेन जो प्रोडक्ट बना वो मेटा बना, ठीक है। मेटा पे अटैक ज्यादा हुआ, ऑर्थो और पैरा पे नहीं हुआ उतना, ठीक है। तो ये है हाउ जो ग्रुप ऑलरेडी लगे हुए हैं वो आने वाले ग्रुप को कैसे डायरेक्ट करते हैं कि कहां उसको जाना है, ठीक है। नाउ यू कैन नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट इज दिस पर्टिकुलर टेबल, ये आपको नोट करना है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स कौन से हैं। तो जो +M है मेनली दे आर स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, फिर ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, ये वीकली एक्टिवेटिंग, और हेलोजेंस देखो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो हैं तो +M, पर इनका -I इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो -I स्ट्रांग होने की वजह से ओवरऑल विड्रॉ करते हैं, डोनेट नहीं करते, ठीक है। तो हमने यहां डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लिखे हुए, हमने लिखा ऑर्थो पैरा कौन कौन डायरेक्टिंग है। तो हेलोजेंस हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, पर ये वीकली डीएक्टिवेट करते हैं कंपाउंड को या बेंजीन को, ठीक है। और ये मेटा डायरेक्टर स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग और मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। तो यू कैन नोट इट दिस डाउन और एक बार इसको अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये जरूरी है कि जो प्रोडक्ट बनाना है उसमें इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे
अटैच करना है. ओके, so that is all for this lecture. Next lecture में we will be discussing some good problems from the various competitive examinations. ठीक है, and then we will move on to the next reactions. Okay, जैसे Gatterman coach है, CO2 reaction and all. Thank you. Have a nice day.